जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत। मैं हूं जितने की डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने 1965 में पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर करगिल की ऊंची पहाड़ियों में दुश्मन के कब्जे से एक चोटी को मुक्त कराने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बात करेंगे इस महावीर की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ऐसी बड़ी खबरें जो तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाती हैं। पहली बड़ी खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल जैसे ऊंचे पहाड़ों में चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना को एक नया कारगर हथियार मिलने जा रहा है। देश का पहला लाइट टैंक जोरावर का इस साल के अंत तक ट्रायल शुरू हो जाएंगे। डीआरडीओ और एलएनटी इसको मिलकर तैयार कर रहे हैं। 25 टन का जोरावर टैंक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के खिलाफ मुकाबले में तेजी से आगे बढ़ सकता है, यानी कि स्पीड के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पिछले कुछ समय से चीन के साथ सरहद पर, खासतौर से लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद पर बढ़ते सैन्य विवाद के बीच भारतीय सेना को एक लाइट टैंक की जरूरत थी और उसे डीआरडीओ ने पूरा किया है। काफी तेजी के साथ इस पर काम चल रहा है और अब ये टैंक बनकर तैयार हो गया है। इस साल के अंत तक अरुणाचल, लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस टैंक के ट्रायल शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में तेजी के साथ ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा और उसके बाद लद्दाख, अरुणाचल जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले के लिए ये नया जोरावर टैंक, जो पहला लाइट टैंक होगा, वो सेना में तैनात हो जाएगा। इस तरह से मेक इन इंडिया के जरिए पहली बार भारतीय सेना के लिए ये लाइट टैंक तैयार किया गया है। इससे पहले चीन भी भारतीय सरहद पर भारतीय सेना के साथ सैन्य विवाद के बीच अपने लाइट टैंक तैनात कर चुका है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो नौसेना से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना नौसेना तेजी के साथ समुद्री मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खासतौर से दुश्मन से मुकाबले के लिए सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है और इसी दिशा में पिछले लंबे समय से कलवरी क्लास की जो पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, 6 पनडुब्बियां, उस पनडुब्बी में से अब एक नई पनडुब्बी वगशीर भारतीय नौसेना में अब आगे बढ़ रही है। उसका पहली बार सी ट्रायल यानी कि समुद्र में उतरने के बाद उसका पहला सी ट्रायल इसी महीने शुरू हुआ है और ये ट्रायल काफी सफलता के साथ समुद्री मोर्चे पर हो रहा है। इससे पहले कलवरी क्लास की देश में बनी हुई पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। इस वक्त देश और दुनिया की जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से समुद्री मोर्चे पर चीन के साथ जिस तरह का मुकाबला है, उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को देश में बनी हुई पनडुब्बियों से लैस किया जा रहा है और इसी दिशा में भारतीय नौसेना के बेड़े में वगशीर जो नई पनडुब्बी है, उसके सी ट्रायल इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय नौसेना में तेजी के साथ पनडुब्बी यानी कि सबमरीन पर काम हो रहा है, क्योंकि पनडुब्बी बहुत गहराई में दुश्मन के खिलाफ किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, यानी कि दुश्मन की नजर में आए बिना। अभी तक भारतीय नौसेना पनडुब्बी के लिए खास तौर से विदेशों पर निर्भर करती थी, रूस और दूसरे देशों पर निर्भर करती थी, लेकिन अब पहली बार मेक इन इंडिया के तहत फ्रांस की मदद से ये पनडुब्बियां देश के अंदर ही तैयार की जा रही हैं। और अब एक तीसरी खबर भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने वाली। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए खास तौर से LCA मार्क 2 और M का, जो कि भविष्य का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा, उसके लिए स्वदेशी इंजन की जरूरत थी। अभी तक LCA में जो इंजन लगाए जाते थे वो पूरी तरह से विदेशी हैं। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना के लिए 2 इंजन पर बात की जा रही है। एक अमेरिका का बना हुआ G414 और दूसरा साफरान जो कि फ्रांस का बना हुआ है। लेकिन ये दोनों ही इंजन जो विदेशी हैं, लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में लाया जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से उन्हें भारत में तैयार किया जाएगा। और इस तरह से आने वाले दिनों में जो देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA है, उसका जो अगला वर्जन मार्क 2 होगा, उसमें ये जो विदेशी इंजन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पूरी तरह से भारत में तैयार किए जाएंगे
और इसके साथ ही न सिर्फ LCA Mark II, उसके अलावा M का, जो कि भविष्य का 6th जनरेशन लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, उसमें भी ये इंजन इस्तेमाल होगा। इस तरह से अब तक खासतौर से लड़ाकू विमान के लिए इंजन की जो निर्भरता विदेशों पर होती थी, उसे मेक इन इंडिया के जरिए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और फ्रांस की यात्रा के दौरान इन जी और उसके अलावा साफरान दोनों ही इंजन पर बात होगी और उन्हें देश के अंदर तैयार करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। तो इस तरह से भारतीय सेना की, वायुसेना की जो आने वाले दिनों की चुनौती है लड़ाकू विमान को लेकर, उसमें इंजन को लेकर एक बड़ा फैसला किया जा रहा है। तो इस तरह से तीनों सेनाओं को अलग अलग तरह के हथियारों, कारगर हथियारों से दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। डिफेंस डायरी में बात अब महायोद्धा मेजर बलजीत सिंह रंधावा की, जिन्होंने 1965 की युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ करगिल की ऊंची चोटियों में दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बलजीत सिंह रंधावा का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले में 11 नवंबर 1934 को हुआ और उसके बाद 14 दिसंबर 1958 को उन्हें 4 राजपूत रेजिमेंट में अधिकारी के तौर पर कमीशन मिला। लगभग 7 साल की सेवा के बाद साल 1965 पहुंचते हुए वो मेजर के पद तक पहुंचे। उससे पहले वो अलग अलग मोर्चों पर उनकी तैनाती रही और उसके बाद एक युवा अधिकारी के तौर पर उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में हुई। साल 1965 के दौरान जब 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर युद्ध शुरू हो गया, पाकिस्तानी सेना ने खासतौर से छंब सेक्टर में भारतीय सेना के खिलाफ एक बड़ा हमला किया और कई महीनों तक ये हमला चलता रहा। इसके दौरान LOC पर लगातार झड़पें होती रही। उसके बाद 17 मई 1965 को मेजर बलजीत सिंह की कंपनी को करगिल सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ ऊंची चोटी पर, जहां दुश्मन पहले से तैनात था, वहां पर कार्रवाई का, हमला करने का काम सौंपा गया। मेजर बलजीत सिंह ने इसकी तैयारी शुरू कर दी क्योंकि ऊंची चोटी पर पहुंचकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देना था। पूरी तैयारी के साथ 17 मई 1965 को वो दुश्मन की उस चोटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां पर उन्हें दुश्मन को पीछे खदेड़ने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले से दुश्मन वहां पर तैनात था। भारी मोटार, मशीन गन और छोटे हथियारों से दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहा था और सीधे मेजर बलजीत सिंह की जो कंपनी, उनके जो सैनिक थे, वो दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आ रहे थे। लेकिन उसके बाद बावजूद पूरी समझदारी, हिम्मत के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए वो ऊंची पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। चोटी पर पहुंचने में वो कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद लगातार दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठकर एक मशीन गन की मदद से लगातार उनकी टुकड़ी को निशाना बना रहा था। इस दौरान मेजर बलजीत सिंह को ये बात समझ में आई कि जब तक वो दुश्मन के उस बंकर तक नहीं पहुंच जाते जहां पर लगातार वो मशीन गन से उनके सैनिकों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, तब तक वो इस चोटी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए वो उस बंकर की तरफ आगे बढ़े जहां से LMG लगातार फायरिंग कर रही थी। उनका मकसद था कि वो उस LMG को अपने कब्जे में ले लें, दुश्मन का वहां से सफाया करें और उसके बाद वो उस चोटी पर दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। अपने सैनिकों को उन्होंने अलग अलग पोजीशन पर तैयार रहने के लिए कहा और खुद टीम का नेतृत्व करते हुए वो उस बंकर की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने हैंड ग्रेनेड और अपनी राइफल से दुश्मन उस बंकर में मौजूद दुश्मन को सीधा निशाना लगाया और वो उस मशीन गन तक पहुंचने में कामयाब रहे। अपनी राइफल से उन्होंने सीधे उस मशीन गन पर तैनात पाकिस्तानी जवान को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उस दौरान सामने से लगातार हो रही फायरिंग से वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन मेजर बलजीत सिंह रंधावा अपनी इस कार्रवाई में कामयाब रहे और जिस मशीन गन की वजह से उनके सैनिक लगातार घायल हो रहे थे और वो उस चोटी पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उस मशीन गन को वो अपने कब्जे में लेने में कामयाब रहे।
और जैसे ही उन्होंने उस मशीन गन को अपने कब्जे में लिया, उस बंकर में मौजूद सैनिकों को मौत के घाट उतारा, उनके तमाम जवान का हौसला बढ़ गया और उन्होंने पूरी तरह से उस चोटी पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उनके सैनिकों ने, उनकी टुकड़ी ने उस पूरी चोटी पर अपना कब्जा जमा दिया और वहां पर तिरंगा लहरा दिया। इस तरह से टीम नेतृत्व की भावना के साथ मेजर बलजीत सिंह रंधावा ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी भारतीय सेना में एक अधिकारी से, एक टीम लीडर से उम्मीद की जाती है कि जब दुश्मन के साथ आर पार की लड़ाई का वक्त आता है तो टीम कमांडर यानी कि जो नेतृत्व अधिकारी टीम का करता है वो आगे बढ़कर अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है और सबसे मुश्किल मिशन को पर आगे खुद बढ़ता है। और उसी कड़ी में मेजर बलजीत सिंह रंधावा ने करगिल की ऊंची चोटी पर पहुंचकर दुश्मन का सफाया करने का काम किया। हालांकि इस कार्रवाई में वो सीधी गोलाबारी में बुरी तरह से घायल हुए और आखिरकार उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। तो इस तरह से मेजर बलजीत सिंह रंधावा ने 1965 की इस युद्ध में छम सेक्टर में जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद करगिल की इन ऊंचे चोटियों पर पहुंचकर दुश्मन के कब्जे से भारतीय सरहद को मुक्त करने का काम किया और एक टीम लीडर की तरह अपने जवानों का हौसला बढ़ाया, टीम नेतृत्व भावना का प्रदर्शन किया और देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिखाया। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको ऐसे ही महायोद्धा, ऐसे महावीरों की कहानी सुना रहे हैं जो भारत की तीनों सेनाओं से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने 1947 से लेकर करगिल और हाल में पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ सरहद पर जिस तरह की झड़पें हुई हैं उसमें अपनी वीरता का परचम लहराया। डिफेंस डायरी के अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।